बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेंटल केरीज का एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जिसमें आप लोगों ने डेंटल केरीज की डेफिनेशन, उसके जो कॉमन साइट्स थे वो और उसकी इटियोलॉजी पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, इटियोलॉजी को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो इटियोलॉजी में हमने पढ़ा कि ये जो डेंटल केरीज है इसको एक खास बैक्टीरिया या एक खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कॉज कर रही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एस म्यूटेंस बैक्टीरिया आ रहा था जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेंटल केरीज थे। ठीक है, अच्छा, अदर फैक्टर्स इसमें क्या है कि अगर हम सुक्रोज लेंगे, ऐसा डाइट लेंगे जिसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें स्वीट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से केरीज कॉज हो सकती है। ठीक है, द सेकंड वन इज बैक्टीरिया। अगर हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया मौजूद है और उसको हम डाइट के थ्रू अगर हम डाइट ले रहे हैं और उसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारी ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया है वो एसिड्स की प्रोडक्शन करेगी और ये एसिड्स जो है ये हमारे ओरल कैविटी के पीएच को 5.5 से कम लेकर आएगी। तो अगर 5.5 से पीएच कम होगी तो उसको हम केरियोजेनिक पीएच कहते हैं, यानी ये एक बहुत ही अच्छा पीएच है केरीज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं ससेप्टेबल सरफेस के। तो ससेप्टेबल सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं जहां पर केरीज इजीली कॉज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर पिट्स एंड फिशर्स है तो उसमें इजीली जो है क्या कॉज हो सकती है, केरीज कॉज हो सकती है। ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें तो अगर हम डाइट ले रहे हैं और उसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है या उसमें डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और हमारी ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया है वो एसिड्स की प्रोडक्शन भी कर रही है और ससेप्टेबल सरफेस भी मौजूद है, लेकिन अगर हम ब्रश करेंगे 24 टू 28 आवर्स के अंदर अगर हम ब्रश करेंगे तो ये जो डाइट हम ले रहे हैं जिसमें सुक्रोज था और जो बैक्टीरिया हमारे टूथ के सरफेस पे मौजूद है वो और जो ससेप्टेबल सरफेस के ऊपर जो प्लेक बना है ये ब्रशिंग के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये चीजें ब्रशिंग के थ्रू रिमूव हो जाती है तो क्या हो जाता है कि फिर केरीज कॉज नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम का मतलब ये है कि अगर 24 टू 8 आवर्स हुए हैं और ये तीनों चीजें मौजूद है और आपने ब्रश नहीं किया, आपने अपने टूथ के सरफेस को साफ नहीं किया तो क्या होगा, डेंटल केरीज कॉज होंगी। ठीक है, अच्छा, सलाइवा जो है ये भी असल में हमारे केरीज को प्रिवेंट कर रही है। सलाइवा जो है ये क्या करती है, ये हमारे दो टूथ के बीच में जो फूड की अकोमुलेशन होती है ये उसको वॉश आउट करती है। तो अगर फूड वॉश आउट होगा तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलेगा। अगर बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलेगा तो वो जो है टॉक्सिक नहीं बनेगी, वो केरीज कॉज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारा जो सलाइवा है उसमें फ्लोराइड्स की कंसंट्रेशन भी मौजूद है। फ्लोराइड आयंस जो है उसमें मौजूद है, बाइकार्बोनेट आयन मौजूद है। जो फ्लोराइड्स है ये असल में एंटी केरियोजेनिक है। ठीक है, ये केरीज को प्रिवेंट करती है। अक्सर जब किसी को केरीज हो जाती है तो उनको हम फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये जो फ्लोराइड्स है ये असल में क्या करती है, ये हमारे टूथ की रीमिनरलाइजेशन करती है और हमारे टूथ को केरीज से प्रिवेंट करती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो डायग्राम है इसकी तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ओरल कैविटी में नॉर्मली बैक्टीरियाज मौजूद है। ठीक है, तो कितने बैक्टीरियाज मौजूद है, 20 बिलियन बैक्टीरिया मौजूद है हमारी ओरल कैविटी में जो कि हर 5 घंटे बाद मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद है जो कि हर 5 घंटे बाद जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम 24 टू 28 आवर्स के अंदर अंदर ब्रश नहीं करेंगे तो ये जो 20 बिलियन बैक्टीरिया है ये इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि ये 100 बिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, नॉर्मली 20 बिलियन है, हर 5 घंटे बाद ये मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर हम 24 टू 28 आवर्स तक ब्रश नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये जो 20 बिलियन बैक्टीरिया है ये 5 मर्तबा बढ़ गई है, 5 टाइम्स बढ़ गई है। इट मीन्स कि ये 20 बिलियन से 100 बिलियन में कन्वर्ट हो गई है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जो है अब टॉक्सिक होंगे, ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ है ये उसमें केरीज कॉज करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थीरीज पे कि डेंटल केरीज के बारे में कौन कौन सी थीरीज पेश की गई है। ठीक है, तो डेंटल केरीज के बारे में बहुत सारी थीरीज पेश की गई है, लेकिन ये जो 3 थीरीज मैंने यहाँ पर लिखी है जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरीज है जो कि बहुत ही आगे की तरफ आई थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन थीरी है वो है एसिडोजेनिक थ्योरी जिसको हम कीमोपैरासिटिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एसिडोजेनिक थ्योरी जिसको हम कीमोपैरासिटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको 1890 में WD मिलर ने प्रपोज किया था। ठीक है, 1890 में WD मिलर ने प्रपोज किया था इसको। उसने कहा था कि ये जो डेंटल केरीज है ये असल में किस चीज़ की वजह से कॉज होती है। उसने कहा था कि हमारे ओरल कैविटी में एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होंगी जो कि एसिड्स की प्रोडक्शन करेगी और यही एसिड जो है ये सबसे पहले हमारे एनेमल और डेंटिन की डी
डीकैल्सिफिकेशन करेगी यानी डीमिनरलाइजेशन करेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की या जो सॉफ्ट चीज रह जाती है, सबसे पहले अगर डीमिनरलाइजेशन होगी तो क्या चीज रह जाएगी, ऑर्गेनिक चीज रह जाएगी, एक ऑर्गेनिक मटेरियल रह जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन होगी इनेमल और डेंटिन की एक लोकलाइज एरिया में, ठीक है। ये याद रखें कि डेंटल कैरीज लोकलाइज एरिया में होगी, पूरे के पूरे टूथ को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो एक लोकलाइज एरिया के डेंटिन और एनेमल को डीकैल्सिफिकेशन उसकी करेंगी। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स रह जाएगा, जो ऑर्गेनिक सॉफ्ट रेजिड्यू रह जाएगा एनेमल और डेंटिन में, ये फिर उसको डिस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, डिसॉल्व करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। तो जो एसिडोजेनिक थ्योरी है, जिसको हम कीमोपैरासिटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको W.D. मिलर ने 1890 में प्रपोज किया और उसने कहा कि इनेमल और डेंटिन के एक लोकलाइज्ड एरिया को सबसे पहले डीकैल्सिफाई करेगा, फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स रह जाता है, जो सॉफ्ट रेजिड्यू रह जाते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रक्ट होंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन या डीमिनरलाइजेशन एंड उसके बाद किस चीज़ की डिसोल्यूशन, सॉफ्ट रेजिड्यूज की डिसोल्यूशन, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है। और डेंटल कैरीज की जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो यही थ्योरी है, ठीक है, एसिडोजेनिक थ्योरी या कीमोपैरासिटिक थ्योरी, ठीक है। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी जिसको प्रोटियोलिटिक थ्योरी भी कहा जाता है, जिसको किसने प्रपोज किया था, जिसको गोटलीब ने प्रपोज किया था 1946 में, और फिर इसको मॉडिफाई किया था 1950 में फ्रिस्बी ने, ठीक है। गोटलीब ने इसको 1946 में प्रपोज किया था, 1950 में फिर इसको फर्दर मॉडिफाई किया था फ्रिस्बी ने, ठीक है। इसको प्रोटियोलिटिक थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने कहा था, इसने एक्सप्लेन किया था कि जो डेंटल कैरीज है इसमें सबसे पहले प्रोटियोलिसिस होती है, ठीक है। ये बिल्कुल एसिडोजेनिक थ्योरी के खिलाफ था, इसके बरक्स था, क्योंकि उसमें हमने क्या कहा, उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पर गोटलिब जो है ये कह रहा है कि सबसे पहले प्रोटियोलिसिस होगी, किस चीज़ की, एनेमल की और डेंटिन की, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्ट या जो ऑर्गेनिक चीज़ है, जो ऑर्गेनिक मटीरियल है डेंटिन और एनेमल में, उसकी प्रोटियोलिसिस होगी और फिर उसके बाद जो है डीमिनरलाइजेशन होगी, ठीक है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट थ्योरी थी, जिसमें सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन हो रही थी और फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू की डिसोल्यूशन हो रही थी। लेकिन प्रोटियोलिटिक थ्योरी में क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स या जो ऑर्गेनिक मटेरियल है एनेमल का और डेंटिन का, वो डिसॉल्व हो रहा है और फिर उसके बाद डीमिनरलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये जो थ्योरी थी ये इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ आई थी, ठीक है। तो जो एनेमल जो प्रोटीनिशियस या जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें हमारे पास एनेमल लेमिला और एनेमल रोड जो है उसकी लिसिस हो रही थी, ठीक है। यानी एनेमल लेमिला और एनेमल रोड जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, सबसे पहले इसकी लिसिस होगी और फिर उसके बाद डीमिनरलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये प्रोटियोलिटिक थ्योरी है, ठीक है। द लास्ट वन इज प्रोटियोलिसिस चिलेशन थ्योरी, ठीक है। प्रोटियोलिसिस चिलेशन थ्योरी किस चीज़ को कहते हैं, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको सबसे पहले प्रपोज किया था शेड्स ने। शेड्स ने इसको प्रपोज किया था 1955 में, ठीक है। सबसे पहले एसिडोजेनिक थ्योरी प्रपोज की गई थी, उसके बाद प्रोटियोलिटिक थ्योरी एंड लास्ट में प्रोटियोलिसिस चिलेशन थ्योरी जो है ये प्रपोज की गई थी, ठीक है। तो शेड्स ने इसको 1955 में प्रपोज किया था। उसने कहा था कि टूथ का जो सरफेस है, अगर कैरीज इसमें काज होती है तो कैरीज सबसे पहले वहां पर क्या, उस कैरीज का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें सबसे पहले प्रोटियोलिसिस होगी। लेकिन ये प्रोटियोलिसिस जो है ये असल में केराटिनोलिसिस होगी, यानी टूथ के अंदर जो केराटिन होगा, टूथ के हार्ड स्ट्रक्चर में जो केराटिन है, जो प्रोटीन है केराटिन, सबसे पहले उसकी लिसिस होगी। उसकी लिसिस से जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटियोलिसिस से जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चिलेट्स जो है ये फिर हमारे हार्ड स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करेगी, यानी डीमिनरलाइजेशन करेगी, ठीक है। अगेन मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले केराटिनोलिसिस होगी, प्रोटियोलिसिस मीन यानी प्रोटीन की लिसिस होगी, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी। तो टूथ के अंदर, टूथ के जो एनेमल है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, जिसमें ज़्यादातर जो केराटिन की बात यहाँ की गई है प्रोटियोलिसिस में, प्रोटियोलिसिस चिलेशन थ्योरी में, कि सबसे पहले केराटिनोलिसिस होगी, यानी एनेमल के अंदर, डेंटिन के अंदर जो केराटिन होगा उसकी लिसिस होगी। उसकी लिसिस से ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे, ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे, ऐसे आयोनिक कंपाउंड बनेंगे जिसको हम चिलेट्स कहते हैं। ये चिलेट्स जो है ये हमारे टूथ के हार्ड स्ट्रक्चर को फिर डिसॉल्व कर लेती है, ठीक है। तो ये जो है ये लास्ट वन थ्योरी थी जिसको प्रोटियोलिसिस चिलेशन थ्योरी कहा जाता है, यानी सबसे पहले केराटिनोलिसिस और फिर उसके बाद चिलेशन, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल और जिसको
ज़्यादा साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था वो एसिडोजेनिक थ्योरी थी और यही मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है केरीज के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज की तरफ। ठीक है, तो प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज यानी केरीज किस तरह डिवेलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल टूथ है, एक नॉर्मल टूथ है। तो इसके ऊपर सबसे पहले अगर केरीज की डेवलपमेंट होगी तो सबसे पहले स्टार्ट में एक वाइट चौकी स्पॉट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, एक वाइट चौकी स्पॉट बनेगा। ठीक है, एक डॉट सा बनेगा वाइट चौकी। ठीक है, फिर उसके बाद इंसिपिएंट लीजन स्टार्ट होंगे। इंसिपिएंट लीजन हम कहते हैं इनिशियल लीजन्स को। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट वाले लीजन को, कि सबसे पहले जो है वो वाइट चौकी स्पॉट बनेगा। वाइट चौकी स्पॉट के बाद इंसिपिएंट लीजन यानी बिल्कुल स्टार्ट वाला लीजन स्टार्ट होगा, इनिशियल लीजन स्टार्ट होंगे। इंसिपिएंट हम कहते हैं इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, यानी केरीज की बिल्कुल स्टार्ट है अभी, एक ऐसा लीजन जो कि बिल्कुल स्टार्ट में कास हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो इंसिपिएंट लीजन है, ये जो है ये इसकी जब डिसोल्यूशन होगी, जब डिस्ट्रक्शन होगी, डीमिनरलाइजेशन होगी, प्रोटियोलिसिस होगी, तो ये जो लीजन कास हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, यानी इसकी डिसोल्यूशन होगी। तो अगर डिसोल्यूशन होगी तो इट मीन्स कि एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैविटेशन। अगर इस कैविटी को ट्रीट नहीं किया, अगर इसकी फिलिंग नहीं की गई, याद रखें अगर हम फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले इस केरीज वाले रीजन को हमने रिमूव करना है, क्योंकि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे और इसके ऊपर फिलिंग करेंगे, या अगर हम रिमूव करेंगे लेकिन थोड़ी सी केरीज रह जाएंगी और फिर उसके बाद हम फिलिंग करेंगे, तो फिर अगेन फिलिंग के नीचे केरीज कास होंगी। क्यों कास होंगी? क्योंकि नीचे जो है ऑलरेडी केरीज का कुछ पार्ट रह गया है और फिर उसको हम रिकरेंट केरीज कहते हैं। ठीक है, रिकरेंट केरीज यानी ऑलरेडी केरीज हुई है लेकिन उसके बाद अगेन केरीज कास होंगी। किस चीज़ की वजह से? पूरा केरीज जो है वो हमने रिमूव नहीं किया, इस वजह से। ठीक है, तो कैविटेशन अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो जाहिर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनेमल इफेक्ट हुआ था। तो अब ये इनेमल से जो केरीज है ये अब नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने ट्रीट नहीं किया। अगर ट्रीट नहीं किया तो ये एक्सटेंड हो जाएगा डेंटिन और पल्प में। ठीक है, इसमें अब डेंटिन और पल्प दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, पल्प एक्सपोज हो गया है। तो अगर पल्प एक्सपोज हो गया है तो पल्प की इन्फ्लेमेशन कास हो जाएगी, यानी जो पेन होगा फिर। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कास हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड अगर हम इनटेक करेंगे तब भी हमें पेन होगा, अगर हम कोई हॉट चीज़ लेंगे तब भी पेन होगा, अगर हम कोई कोल्ड चीज़ लेंगे तब भी हमें पेन होगा। ठीक है, तो ये पल्प की इन्फ्लेमेशन कास हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से एंड में पल्प नेक्रोसिस कॉज होगा, यानी पल्प की डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो पल्प नेक्रोसिस के बाद जाहिर है यहाँ पर नीचे फोरामिन्स मौजूद है, छोटे छोटे, जिसको हम एपिकल फोरामिन्स कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे फोरामिन्स मौजूद है जिसके थ्रू पल्प के अंदर क्या चीज़ जाता है? नर्व्स और वेसल्स जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एपिकल फोरामिन्स मौजूद है और एक्सेसरी फोरामिन्स भी मौजूद होते हैं। तो क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन जो है ये इसी एपिकल फोरामिन के थ्रू नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गया तो इट मीन्स कि अब इसने रूट्स के इर्द गिर्द भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर लिया है, लीजन कॉज कर लिया है। ठीक है, जिसको हम पेरी रेडिकुलर लीजन कहते हैं, यानी रूट्स के इर्द गिर्द अब ये बोन में एक्सटेंड हो गया है। ये जो लीजन है ये अब बोन को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज, जिसमें सबसे पहले नॉर्मल टूथ, फिर उसके बाद वाइट चौकी स्पॉट, देन incipient लीजन, देन कैविटेशन, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट विल इन्वॉल्व डेंटिन एंड पल्प। ठीक है, फिर उसके बाद पल्प की इन्फ्लेमेशन होगी, फिर उसके बाद पल्प नेक्रोसिस, और फिर जब ये इन्फ्लेमेशन जो है ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, ये जो केरीज है, ये जो बैक्टीरिया है, ये एपिकल फोरामिन के थ्रू बोन में जो एल्वियोलर बोन है वहां पर आ जाएंगी। तो ये रूट के इर्द गिर्द जो है लीजन कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, विच इज नॉन एज पेरी रेडिकुलर लीजन। ठीक है, ये हो गया प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज एंड थीरीज, इसमें हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज पढ़ेंगे।